का स्वागत है। आज है 18 मार्च दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में गर्मी में नहीं होगी बिजली की कमी। विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस के तहत होगी पढ़ाई। शिक्षक नियुक्ति को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। बिहार की राजधानी में जुटे सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गेल ने 120 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। गेल गैस लिमिटेड ने जूनियर और सीनियर एसोसिएट समेत अन्य पदों के कुल 120 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए उसकी योग्यता के अनुसार कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसे इच्छुक अभ्यर्थी GailGas.com/careers/in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। अप्लाई करने के इच्छुक कैंडिडेट्स को गेल की वेबसाइट GailGas.com पर जाकर लॉगिन कर आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ ले और उसके अनुरूप ही अप्लाई करें। बिहार की राजधानी में इन 3 जगहों पर बनेगा 5 स्टार होटल। बहुत जल्दी बिहार की राजधानी पटना के 3 जगहों पर लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्टार होटल का निर्माण करवाया जाएगा। बता दें कि पटना के जिन 3 स्थानों पर होटल का निर्माण किया जाना है उसमें गांधी मैदान, इनकम टैक्स, गोलंबर और आर ब्लॉक शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए जून महीने में ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार पटना के इन तीनों स्थानों पर 5 स्टार होटल का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस पड़ाव की जमीन पर बनने वाला 5 स्टार होटल की गिनती पटना के सबसे ऊंचे भवन में की जाएगी, जो 22 मंजिला भवन होगी और साथ ही करीब 3.5 एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी। इसके अलावा आर ब्लॉक स्थित सुल्तान पैलेस की जगह करीब 4.8 एकड़ जमीन पर 12 मंजिला 5 स्टार होटल का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं आयकर गोलंबर में 12 मंजिला 5 स्टार होटल का निर्माण होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़कर बनाया जाएगा। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे परिवा प्रणति के बारे में। परिवा प्रणति का जन्म आज ही के दिन 1983 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से हिंदी सोप ओपेरा में दिखाई देती हैं। जब वह स्कूल में थी तब वह एक डॉक्टर या सेना अधिकारी बनना चाहती थी। उन्होंने कई हिंदी टीवी धारावाहिकों में काम किया है, जिसमें 2007 में विरुद्ध, 2008 में हमारी बेटियों का विवाह, 2012 में एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, 2016 में बड़ी दूर से आए हैं और 2021 में वागले की दुनिया, नई पीढ़ी नए किसी जैसे कई हिंदी टीवी धारावाहिकों के नाम शामिल है। इसके अलावा परिवा प्रणति ने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें 2009 में वादा रहा, 2011 में विद लव दिल्ली, 2012 में तलाश द आंसर लाइज विद इट और 2019 में मर्दानी 2 में अभिनय किया है। पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF में इतने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा। पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना के जरिए घोषणा करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में खाली पदों पर 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मंत्रालय की ओर से ऊपरी आयु सीमा में भी छूट की अधिसूचित दिया गया है। हालांकि पूरी आयु सीमा में छूट इस बात पर निर्भर करता है कि वे अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा है या बाद के बैचों का। बता दें कि अब पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 साल और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी। बिहार की राजधानी में जुटे सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थी 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर अलग अलग जिलों से आए हजारों की तादाद में प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी नजर आए। बता दें कि इस दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी बुद्धा स्मृति पार्क से होते हुए डाक बंगला पहुंचे, जहां से वह विधानसभा जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस के द्वारा सभी आंदोलनकारियों को खदेड़ दिया गया। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा डाक बंगला से इनकम टैक्स जाने के रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया था। मालूम हो कि शिक्षक अभ्यर्थियों का यह आंदोलन गांधी मैदान के गेट नंबर 1 से शुरू होकर विधानसभा के लिए जाने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बता दें कि इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा डाक बंगला चौराहा को 3 घंटे तक घेरे रखा गया, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की ओर से लाठियां चलाई गई, जिसमें कई शिक्षक अभ्यर्थियों को चोटें भी आई है। बिहार दिवस के मौके पर देश के जाने माने आवाज के साथ बंधेगा समा। बिहार की राजधानी पटना में स्थित SK मेमोरियल हॉल में बिहार दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें
जिसमें देश के जाने माने गजल गायक और संगीतज्ञ तलत अजीज और प्रतिभाशाली कलाकार मैथिली ठाकुर समेत कई कलाकारों की आवाजें सुनने को मिलेंगी। बता दें कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन यानी कि 22 मार्च को गायक जावेद अली और IPS अफसर आलोक राज के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी कि 24 मार्च को इंडियन आइडल विजेता सलमान अली और दीपाली सहायक के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के बिहार दिवस के मौके पर प्रत्येक जिला मुख्यालय, निजी एवं सरकारी स्कूलों समेत कई जगह कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है। मालूम हो कि इस वर्ष बिहार दिवस का विषय युवा शक्ति बिहार की प्रगति रखा गया है। बिहार में साइबर क्राइम को लेकर EOU ADG ने कहा ये बिहार आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैयर हसनैन खान के द्वारा साइबर क्राइम में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कहा गया कि इससे देश में सबसे ज्यादा प्रभावित कोई राज्य है तो वह राज्य बिहार है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद साइबर क्राइम में लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी लगातार जारी है। कोरोना काल के बाद अब तक इस मामले से जुड़े 22,000 शिकायतें आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की नोडल एजेंसी है। इसे हैंडल करने के लिए हमारा साइबर क्राइम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि इस चुनौती पर हमारे द्वारा काफी काम किया गया है और इस मुद्दे पर हमारा 3 तरह का रोल रहा है। हम लोग लगातार लोगों को जागरूक करने और पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं। बिहार के 534 प्रखंडों में बनेंगे स्टेडियम। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी 534 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण की कार्य योजना बनाई गई है। बता दें कि फिलहाल राज्य के इन 534 प्रखंडों में से 312 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण को लेकर स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें 221 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। वहीं बचे 222 प्रखंडों में से 27 प्रखंडों में 2022-23 में स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाकी प्रखंडों में स्टेडियम के निर्माण को लेकर जमीन नहीं मिलने के कारण स्वीकृति नहीं दी गई है। मालूम हो कि स्टेडियम के निर्माण होने से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही खेलों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बिहार में गर्मी में नहीं होगी बिजली की कमी। बिहार में इस बार बढ़ती गर्मी के बीच लोगों को बिजली की कमी नहीं होगी। बता दें कि इसके लिए बिजली आपूर्ति कंपनियों की ओर से हीट वेव एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह पावर होल्डिंग कंपनी के CMD संजीव हंस के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राज्य के उन सभी ट्रांसफार्मर को बदलने और 63 kV ट्रांसफार्मर को 100 kV ट्रांसफार्मर में अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है जो खराब है। बता दें कि इन सभी कामों को मार्च तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी विभागों में AC का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। वहीं आम लोग भी गर्मी में AC 25 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाने का प्रयास करें। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्रों और अस्पतालों में भी बिजली आपूर्ति का खास ध्यान रखा जाएगा। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जलालगढ़ किला के बारे में। जलालगढ़ किला भारत के बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित एक लगभग 300 वर्ष पुराना दुर्ग है जो वर्तमान में खंडर स्थिति में है। यह पूर्णिया नगर से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में है। बता दें कि इस किले को सेफ खान ने बनवाया था जो 1722 में पूर्णिया के नवाब थे। यह किला आकार में चौकोर है और इसमें बहुत ऊंचे दीवार है। ऐसा कहा जाता है कि नेपाली लुटेरों से बचने के लिए यह दीवार ऊंचा किया गया था। इस किले के चारों तरफ 4 गेट है जिसके अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर हजारों की संख्या में घुड़सवार सेनाई रुका करती थी। माना जाता है कि सीमांचल में हिंदू मुस्लिम भाईचारा का यह किला मिसाल है क्योंकि इसमें इस्लामिक हिंदू कलाओं का मिश्रण है। सन 1999 में इस किले को धरोहर के रूप में घोषित कर दिया गया था और अभी यह बिहार और अन्य राज्य के लोगों के लिए पर्यटन का स्थल बन चुका है। शिक्षक नियुक्ति को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान। अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन बिहार विधानसभा में राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2023 तक यानी कि इसी साल तक पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के विद्यालयों में नियुक्त महिला शिक्षिकाओं को चाइल्ड केयर लीव देने के संबंध में प्रस्तावित नियमावली विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में यह व्यवस्था जोड़ने का प्रयास होगा। इसके साथ ही उन्होंने नियोजित शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति से जुड़े प्रश्न पर जवाब देते हुए कहा कि चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य में बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक चक्रवाती हवाएं सक्रिय है। साथ ही बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक ट्रफ रेखा गुजर रही है। इसके प्रभाव से पटना, गया, नवादा, नालंदा सहित बिहार के 28 जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है।
इस दौरान गोपालगंज, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सारण, छपरा सहित 10 जिलों में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग ने गया, भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, बांका, जमुई में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन और बिजली गिरने की भी आशंका है। इसका असर राज्य के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देगा। बारिश और तेज हवाओं की वजह से सभी जिलों में तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट होने के आसार है। हालांकि 5 दिन बाद फिर से तापमान में वृद्धि होगी। विश्वविद्यालयों में CBCS के तहत होगी पढ़ाई। बिहार के विश्वविद्यालयों में अब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि CBCS के तहत स्नातक की पढ़ाई को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। CBCS को बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए उच्चतर शिक्षा परिषद ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही परिषद ने यह आग्रह भी किया है कि इस कार्यक्रम को प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जाए। नई शिक्षा नीति तहत यह व्यवस्था की गई है कि स्नातक की पढ़ाई के दौरान आप एंट्री या फिर एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे भी पाठ्यक्रम में बने रहने तक की समय अवधि के दौरान विद्यार्थी को उनके अंक या फिर जरूरी सर्टिफिकेट दिए जाने का प्रावधान होगा। CBCS को लागू करवाने को लेकर UGC ने भी गाइडलाइन जारी किया है। हालांकि उसे लागू करवाने की जिम्मेदारी राज्यों को दिया गया है। एक कॉल कर एजेंट को घर बुलाकर रिचार्ज करवाएं स्मार्ट मीटर। साउथ बिहार जिलों में रहने वाले स्मार्ट मीटर के वैसे उपभोक्ता जो बिजली कंपनी के काउंटर पर या निजी मोबाइल रिचार्ज दुकानों पर जाकर स्मार्ट मीटर रिचार्ज करवाते हैं या पोस्ट पेड बिल जमा करते हैं, उन उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनी के द्वारा एक नई सुविधा ऑरेंज ऐप की शुरुआत की गई है, जिसकी मदद से उपभोक्ता केवल एक कॉल करके घर बैठे मीटर रिचार्ज और बिजली बिल जमा कर सकेंगे। बता दें कि इसके लिए एक फोन नंबर 6262642222 जारी किया गया है, जिस पर उपभोक्ता को उपभोक्ता संख्या मैसेज करना होगा और फिर एजेंट उपभोक्ता के घर आकर उनके मीटर को रिचार्ज कर देंगे। यह सेवा उपभोक्ताओं को 24 घंटे मिलेंगी। वही इस ऐप की मदद से रिचार्ज या बिजली बिल चुकाने पर उपभोक्ता को अतिरिक्त पैसे नहीं देने होंगे। उपभोक्ताओं को केवल रिचार्ज करने या पोस्टपेड मीटर का बिल जमा करने का पैसा देना होगा। राज्य सरकार से बिना NOC वाले स्कूलों का TC नहीं होगा मान्य। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सरकार से बिना NOC वाले स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि ऐसे स्कूलों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि TC का कोई मान्य नहीं होगा। यानी कि इन स्कूलों के TC पर छात्र दूसरे स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बता दें कि इस दिशा निर्देश की कॉपी विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा कार्यालय को भेज दी गई है। मालूम हो कि राज्य में ऐसे स्कूल 15,000 है, जिसमें लगभग 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं। बता दें कि इन स्कूलों के पास न तो शिक्षा विभाग से NOC लिया है और न ही UDAS से निबंधन करवाया है और इसके साथ ही न ही ई-संबंधन पोर्टल से निबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई स्कूल राज्य सरकार के इन नियमों का पालन करती है तो उसे नियम के अनुसार 25% गरीब बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है। इन चीजों से बचने के लिए स्कूलों के द्वारा सरकार के इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। नालंदा में शराब के खिलाफ अभियान। एक तरफ जहां बिहार में शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे तो वहीं दूसरी ओर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा भी इन तस्करों पर नकेल कसने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। बता दें कि इसी कोशिश के तहत उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा नालंदा जिले के करीब 32 जगहों पर तस्करों के खिलाफ छापेमारी का महाअभियान चलाया गया। इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा कुल 12 धंधेबाजों और 23 नशेड़ी को अपनी गिरफ्त में लिया गया है। उत्पाद के इंस्पेक्टर राम नरेश महतो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान 30 लीटर चुलाई शराब और 3000 किलोग्राम अवैध किण्वित जावा महुआ को विनिष्ट किया गया है। दिव्यांगों के लिए सरकारी योजना का फायदा लेने का नियम बदला। अगर आपके परिवार में भी कोई दिव्यांग सदस्य है तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सरकार की ओर से दिव्यांगों के लिए भी योजनाएं चलाई जाती है, जिसका फायदा दिव्यांग व्यक्ति ले सकते हैं। बता दें कि अब तक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुल 17 सरकारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन अब दिव्यांगों को दी जाने वाले योजनाओं को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति सरकार के द्वारा चलाई गई इस योजना का फायदा लेना चाहता है तो उन्हें 1 अप्रैल 2023 से जरूरी रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र संख्या का उल्लेख करना होगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन दिव्यांगों के पास UDID कार्ड नहीं है उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ UDID नामांकन संख्या प्रदान करनी होगी। बिहार के राज्यपाल का 2 दिवसीय पूर्णिया दौरा शुरू। बीते दिन यानी कि शुक्रवार से बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का 2 दिवसीय पूर्णिया दौरा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस दौरे के पहले दिन यानी कि बीते दिन पूर्णिया पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हें पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उनका काफिला पूर्णिया के सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर 10 लाभार्थियों को बांस की पर्चा भी दिया। इसके बाद राज्यपाल रानीपत्रा पहुंचे, जहां उन्होंने जैविक खेती कर रहे
किसान शशि भूषण सिंह के खेतों का निरीक्षण किया। वहीं अगर आज की बात करें तो आज उनके पूर्णिया दौरे का दूसरा दिन होगा, जहां मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार वे आज पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित होने वाली सीनेट की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर है वीआईपी की नजर। बीते दिन मुजफ्फरपुर में बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी पार्टी की नजर किन किन राज्यों के लोकसभा सीटों पर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि वे बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के साथ साथ यूपी और झारखंड की भी सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि वीआईपी लोकसभा चुनाव 2024 में बिल्कुल मजबूती के साथ उतरेगी। वहीं इन सभी बातों के साथ उन्होंने यह भी बताया कि वे किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तक तय नहीं किया गया है कि उनकी पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 35.4 ओवर में 188 रन पर सिमट गई थी। कंगारुओं के लिए मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 81 रन की पारी खेली थी। जवाब में भारत ने 39.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने लय में वापसी की और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 91 गेंदों में 75 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा रविंद्र जडेजा भी 45 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 108 रन की नाबाद साझेदारी हुई। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। 3 महीने के अंदर कराएं आधार अपडेट, नहीं तो देनी होगी फीस। आम आदमी की पहचान यानी कि आधार कार्ड को लेकर सरकार की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अगर आपने अपना आधार कार्ड 14 जून से पहले अपडेट नहीं करवाया तो आपको फीस देनी पड़ सकती है। दरअसल UIDAI के द्वारा आधिकारिक बयान जारी कर यह कहा गया है कि आप सभी 14 जून तक मुफ्त में अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह सुविधा आपको केवल ऑनलाइन अपडेट करवाने पर ही मिलेगी। ऐसे में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि अगर आप फिजिकल काउंटर पर जाते हैं तो आपको इस काम के लिए पैसे चुकाने होंगे, लेकिन ऑनलाइन के लिए भी यह सुविधा केवल 14 जून 2023 तक ही उपलब्ध रहेगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रावधान के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1910 में ब्रिटिश विधान परिषद के सामने अपना प्रस्ताव रखा था। ब्रितानी अदालत ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सन 1922 में राजद्रोह मामले में महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने सन 1944 में बर्मा की सीमा पार की। संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में मानवाधिकार परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर किया। 1914 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष एवं भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके नागेंद्र सिंह का जन्म हुआ। 1914 में आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरबख्श सिंह ढिल्लों का जन्म हुआ। 1938 में हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक शशि कपूर का जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा की जानी मानी गायिका राजकुमारी दुबे का 2000 में निधन हुआ। प्रसिद्ध मराठी विद्वान नारायण शास्त्री मराठे का 1956 में निधन हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पीएम मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम मुफ्त लैपटॉप योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर एक नोटिस प्रसारित हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार प्रधानमंत्री मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 के तहत युवाओं को मुफ्त लैपटॉप दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नोटिस फेक है। भारत सरकार @EduMen ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। व्हाट्सएप यूजर्स को जल्द मिलेगा संदेशों को एडिट करने का फीचर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप कथित तौर पर अभी भी एक फीचर पर काम कर रहा है। यह फीचर यूजर्स को iOS बीटा पर संदेशों को एडिट करने की अनुमति देगा। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार नया फीचर यूजर्स को किसी भी गलती को ठीक करने या मूल संदेश में कोई अतिरिक्त जानकारी शामिल करने के लिए अपने संदेशों को एडिट करने के लिए 15 मिनट तक का वक्त देगा। इस फीचर पर फिलहाल काम चल रहा है और बीटा टेस्टर के लिए जारी करने के लिए तैयार नहीं है। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि कंपनी एप्लीकेशन के भविष्य के अपडेट में एक फीचर भी ला सकती है जो यूजर्स को मीडिया कैप्शन एडिट करने की अनुमति देगा। इस एक्सप्रेस में होता है मरीजों का फ्री इलाज।
गरीब और दूर दराज के मरीजों को अच्छा इलाज मिल सके, इसके लिए इंडियन रेलवे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की मदद से एक लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें इलाज की सुविधा तो मौजूद होगी, साथ ही इस ट्रेन में ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन में कुल 7 डिब्बे हैं, जिसमें 3 ऑपरेशन थिएटर है। इसके अलावा इस ट्रेन में मरीजों के परिजनों की भी रुकने की भी व्यवस्था की गई है। मेरी जानकारी के अनुसार इस ट्रेन में आंख, कान, पैड, कटे फटे ओठ, दांत का इलाज, गर्दन और स्तन कैंसर का इलाज और ऑपरेशन भी होता है। इस ट्रेन में इलाज करने के लिए हर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद होंगे। मालूम हो कि इस ट्रेन में सभी इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है।